So we are going to start with the screen rotated है. हाँ मैं ठीक करता हूँ. We are going to start with the new chapter called as D and F block. हाँ जी बेटा, हेडिंग दे दिया बेटा. Yes, sir. ओके Yes बच्चों. sir. तो ध्यान दीजिए बेटा, जैसे डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में क्या होता है कि 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज. अगर आप प्रोडी टेबल आपके आसपास है तो आप प्लीज देख लीजिए जरा. इफ यू कैन सी द प्रोडी टेबल, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज. मैं चाहता हूं अगर आप देख सकें 3D सीरीज में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. तब तक मैं बोल रहा हूं. स्कैंडियम 21 इसका एटॉमिक नंबर है, सिंबल इसका Sc. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ये प्रोडी टेबल की मैंने आपके सामने 3D सीरीज मेंशन की. उसी तरीके से यू विल हैव 4D सीरीज, यू विल हैव 5D सीरीज. क्या आपने प्रोडी टेबल अपना ओपन करके देखा बेटा? ये Yes, sir. ठीक है. तो ये प्रोडी टेबल आप ओपन करके रखिएगा, अपने जरूरत पड़ सकती है. ठीक है. तो ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है इट कॉन्स्टिट्यूट द डी ब्लॉक. ठीक है बेटा. तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 3D सीरीज है. और जैसी 3D सीरीज की पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं वैसे ही 4D की हैं, वैसे ही 5D की है. तो मैं ज्यादा फोकस करूंगा 3D पे. जैसे 3D का बिहेवियर होगा लगभग 4D का वैसे है, 5D का भी वैसे है. ठीक है बेटा, सिमिलर सा ही बिहेवियर है. तो एक तो निखिल, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप बेटा? Yes sir. निखिल, एक ना हमने क्या करना, सबसे पहले तो जैसे 3D सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इस चीज को ना अपने टिप्स पे लेके आना. जैसे कि कौन पहले कौन बाद. जैसे आपको जानकारी ये बताना चाहता हूँ बेटा, स्कैंडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम 22, वनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30. ठीक है. तो Yes sir. एटॉमिक नंबर क्या है बेटा वो भी हमको पता होना चाहिए. ठीक है. और एक फ्लो बना होना चाहिए आपका. ऐसे ही स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जैसे ये मैंने बोला आपको. तो ऐसे फ्लो आपके पास, उसको आदत बना लीजिएगा. ठीक है बेटा. Sir V के दोबारा बताना. वी वनेडियम, वी कॉल वनेडियम, Okay sir. वनेडियम. Sc स्कैंडियम, Ti टाइटेनियम, V वनेडियम, Cr क्रोमियम, Mn मैग्नीज, Fe आयरन, Co कोबाल्ट, Ni निकल, Cu कॉपर, Zn जिंक. ठीक है बेटा. राइट. तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए, पहली प्रॉपर्टी डी एंड एफ ब्लॉक की करने जा रहे हैं. हेडिंग दीजिए, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन देम. वंश, तूने फटाफट से मेरे को रिप्लाई करते रहना बेटा. हेडिंग दे दी है, मैं वेट कर रहा हूँ. जान बोल देना एक्टिव. तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ बेटा. वंश, सुन लिया बेटा तूने? Yes, sir. ओके. तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग देम, डन बेटा. लिख लिया हेडिंग? सर रिपीट करना एक बार हेडिंग. नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन देम, यानी कि डी ब्लॉक का कोई क्रिस्टल है तो उस क्रिस्टल के अंदर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग किस तरीके की है. क्या क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास स्कैंडियम का क्रिस्टल है, तो स्कैंडियम के क्रिस्टल में कितने सारे एटम्स ऑफ स्कैंडियम होंगे. तो क्या स्कैंडियम वर्सेस स्कैंडियम जो बॉन्डिंग है, क्या मेटेलिक बॉन्डिंग है? क्या स्कैंडियम वर्सेस स्कैंडियम
जो बॉन्डिंग है कोवलेंट बॉन्डिंग है, या दोनों है, या दोनों नहीं। ठीक है बेटा, तो मैं यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कुछ आप लोगों से बात करना चाहूंगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मरकरी, सिल्वर, कॉपर, ये सब जो एलिमेंट्स हैं, अगर मैं पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं वंश कि दे आर नॉट सॉफ्ट दे आर हार्ड, दे आर नॉट सॉफ्ट दे आर हार्ड, वंश इज इट राइट? यस सर। ठीक है, क्योंकि आपने सुना है कि सोडियम कैन बी कट विद अ नाइफ एज द इट सॉफ्ट, बट आपने कभी नहीं सुना होगा कॉपर कैन बी कट विद द नाइफ। Yes. Why they are? Because they are not soft, right? At the same time, जैसे मैंने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ स्टेटमेंट कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट सॉफ्ट दे आर हार्ड, एंड बोथ ऑफ यू पीपल आर एग्री कि बात से मेरे यहाँ से एग्री करते हो। बच्चों अगर वो हार्ड है तो जरूर उनके एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग जो होगी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो होगी। अगर दो स्कैंडियम वर्सेस स्कैंडियम के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना होता तो क्वेश्चन ये कि वो हार्ड कैसे होते, हार्ड क्यों होते? अगर हार्ड है, जिसको बारे में तो आपको सबको पता ही है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं दे आर हार्ड, तो इसका मतलब उनके क्रिस्टल के अंदर जो उनके एलिमेंट्स हैं, element versus element, definitely there is going to be strong bond which is making it them to be hard. And that is possible only on the account of covalent bonding, the presence of covalent bonding in their crystal. Okay, पायल, पायल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं they are good conductor of heat and electricity. Your response to that statement? No, sir. Okay, Navya, they are good conductor of heat and electricity, right or wrong? No, sir. So they are not good conductor. That's mean na? Yes, sir. So I don't understand why we are using the wire of copper in our electrical appliance. Yes, Navya. Yes, Payal. Oh, sorry, sir. Yes, sir. क्वेश्चन पूछ लिया। Haji wah, haji wah. Okay. So these elements are very much good conductor of electricity. D block elements are very good conductor of electricity. और बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो जरूर इनके क्रिस्टल के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती होगी, क्योंकि कंडक्शन तो आयंस की मूवमेंट के कारण हो सकती है या इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण हो सकती है। आयंस की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। फिर अगर इनके अंदर कंडक्शन हो रही तो किसके कारण होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? अगर कोवलेंट बॉन्डिंग है तो फिर तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो अगर तो अब तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होने नहीं चाहिए, पर इनकी प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज बताती है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब good conductor of heat and electricity can be explained how? It can be explained on the account of presence of free electron only, and from where these electrons will come उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक थ्योरी हमने +1 में पढ़ी थी, उस थ्योरी का नाम था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ने कैसे कहा था, मैं मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में कुछ आपको आइडिया देने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास मान लीजिए एक शीट ऑफ मेटल है, then what we suppose the sheet of metal to be consist of? We suppose the sheet of metal to be consist of large number of atoms of metal. If we suppose this, that a sheet to be consist of large number of atoms of metal atom, then we are somehow wrong.
because we are talking about the metals, we are not talking about the non-metals. And metals can be ionized easily. So a sheet of metal, after absorbing the energy from the surrounding, will give the energy to their metal atoms, and these metal atoms, after absorbing the energy, will lose their outermost loosely bound electron, और मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुद क्या बन जाएगा, मेटल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मेटल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मेटल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, metal positive electron, and so on. Situation will be like that it will appear that a positive charge metal ion is surrounded by large number of electrons. ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी का नाम था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की थ्योरी ने कहा कि सिचुएशन ऐसी होगी कि ऐसा लगेगा कि एक मेटल आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स के समंदर में है, इलेक्ट्रॉन्स के समंदर में है. और उस थ्योरी ने इस पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन को नाम दिया कर्नेल. और इस थ्योरी ने ये जो पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन और इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बेटा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दिया मेटेलिक बॉन्ड, नाम दिया मेटेलिक बॉन्ड. इसका मतलब ये हुआ, ये थ्योरी मैंने क्यों पढ़ाई, ये थ्योरी मैंने इसलिए पढ़ाई कि भाई बात ऐसी है कि आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई शक नहीं है. नाव्या को आज से बिल्कुल भी शक नहीं है, पायल को भी नहीं है अब से. तो इफ दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स डेफिनेटली उनके क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, उनके क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे. और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस उनके अंदर तभी हो सकती है जब हम माने कि उनके क्रिस्टल में मेटेलिक बॉन्ड है, यानी कि मेटल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल हैं, ऐसी सिचुएशन उनके अंदर है. कुल मिला के मैं यहाँ ये कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो मेटल एटम हैं उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी, तो हम वहां आंसर ये देंगे कि द क्रिस्टल ऑफ सच एलिमेंट्स contain both metallic as well as covalent bond, because there some of the properties like the hardness can only be explained on the. हाँ जी बेटा. सर आपके पास बहुत कम आ रही है. आवाज कम आ रही है? हाँ जी सर. एक मिनट, सबको कम आ रही है? नहीं सर, ठीक ही है, मतलब. एक मिनट रुकना. वंश आपको कैसे बेटा? ठीक है, बिल्कुल वॉइस.
हाँ जी बेटा, अब आ रही वॉइस? यस सर। यस सर। सर क्या आप बैटर हुई पहले से? सर थोड़ी पहले सी भी degree। वंश आपको? सर ठीक थी पहले भी, अब भी ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। तो बात ये कर रहे थे कि इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज जो हैं वो तभी एक्सप्लेन की जा सकती है अगर इनको हम इनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग की प्रेजेंस को मान के चले। और कुछ एक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जैसे गुड कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी की मैंने एग्जांपल दी, वो तो कोवलेंट बॉन्डिंग की प्रेजेंस के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। अगर सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड होगा फिर तो हार्ड हो गए, फिर तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है सिस्टम के अंदर, तो फिर कैसे होगा? अब लास्ट में आपके मन में यहाँ पर ये एक क्वेरी पुट हो रही होगी कि एक एलिमेंट दोनों टाइप की बॉन्डिंग कर कैसे सकता है। उसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। सर हाँ जी। आपकी स्क्रीन रोटेट हो गई है मतलब। अच्छा एक हाँ अब ठीक है सर। ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि एक ही टाइप की बॉन्डिंग कैसे पॉसिबल है। एग्जांपल लेता हूं मैं स्कैंडियम की। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहूंगा इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, राइट। ये हो गई स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब मान लीजिए स्कैंडियम क्या करे, अपने क्रिस्टल में ये जो एस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल कौन सा? फोर्थ शेल है, फोर्थ एस। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्रिस्टल के अंदर ये जो एस इलेक्ट्रॉन का रिलीज कर दिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाए। उसके कारण मेटेलिक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी क्रिस्टल में बन जाएगी और उसके कारण गुड कनेक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कारण बन जाएगा। एट द सेम टाइम सोचिए स्कैंडियम के पास D1 है, बिल्कुल है। तो अगर एक स्कैंडियम के पास D1 है यानी कि एक हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो दूसरे स्कैंडियम के पास भी तो D1 होगा। तो क्या D1 हाफ फील्ड एक स्कैंडियम का दूसरे स्कैंडियम D1 के साथ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। तो कुल मिला के आपकी क्वेरी का आंसर ये मिला कि दोनों टाइप की बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी इस तरीके से होगी कि जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हैव द मेटेलिक बॉन्डिंग इन देयर क्रिस्टल, whereas d half d orbitals are going to be responsible for the presence of metallic bonding in their crystal। ठीक है बेटा, अब मैं आपको डिक्टेट करने जा रहा हूं तो जल्दी से लिखिए बेटा, थोड़ा सा जो समझाया मैंने आपको, राइट डाउन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। सर जो आपने टॉपिक लगाया था नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन दैम, इसमें लिखना है? हाँ जी बेटा, हाँ जी। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज of the d block element can be explained on the account of metallic bonding and some of the other properties। सर एक्सप्लेन किया दोबारा बताना। Some of the properties of the d block element can be explained on the account of metallic bonding in them and some of the other properties of the d block element can be explained only
on the account of covalent bonding in them. For example, they are good conductor of heat and electricity. For example, they are good conductor of heat and electricity. Which can be explained on the account of, which can be explained on the account of metallic bonding in them. And at the same time, property like their hardness and the properties like their hardness can be explained on the account of covalent bonding in them only. Next para. The presence of s electrons. The presence of s electrons in their valence shell are responsible for metallic bonding in them. The presence of s electron in their valence shell are responsible for metallic bonding in them, and the presence of half-filled d orbital are responsible for covalent bonding in them. हाँ जी, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये पॉइंट? Yes, sir. ठीक है वंश, निखिल, यस सर। ठीक है बच्चा। Yes, sir. अगला पॉइंट बेटा लिखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट इनका लिख के देने जा रहा हूं और उसके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये क्यों हुआ है। जो मैं वैल्यूज लिखने जा रहा हूँ उस वैल्यू को याद नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है। तो अभी मेल्टिंग पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। स्कैंडियम का है 1812 1940, टाइटेनियम का 2173, क्रोमियम का 2358, मैग्नीज का 1517, आयरन का 1808, कोबाल्ट 1768, निकल 1728, कॉपर 1356, and the last zinc 693. ओके, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज है। अब इस वैल्यूज को कैसे समझने की कोशिश करें। देखो बेटा, कोई क्रिस्टल कितना हार्ड है
कोई क्रिस्टल कितना हार्ड है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा क्रिस्टल के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग की एक्सटेंट कितनी है। कोवलेंट बॉन्डिंग की एक्सटेंट कितनी है मतलब, मान लीजिए क्रिस्टल एक एटम जो है, क्रिस्टल में एक एटम जो है वो एक मेटल से नहीं, एक से ज्यादा मेटल के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया। तो अगर पर मेटल एटम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे तो उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा बेटा। ओवरऑल मेल्ट करना है तो सारे के सारे बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है या कम है वो डिपेंड करेगा पर एटम कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो बेटा स्कैंडियम, स्कैंडियम की जैसे कि मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी वो क्या थी, 4s2 3d1, टाइटेनियम 4s2 3d2, वैनेडियम 4s2 3d3। वंश आपसे पूछना चाहता हूँ स्कैंडियम के पास कितने हाफ डी ऑर्बिटल हैं एक स्कैंडियम के पास? यस वंश, आप सुन रहे हैं बेटा? यस सर, 1। बेटा रिस्पॉन्ड फास्ट किया करो बेटा। तो एक स्कैंडियम के पास एक हाफ ऑर्बिटल, तो अगर एक हाफ ऑर्बिटल एक स्कैंडियम के पास है तो दूसरे स्कैंडियम के पास भी तो एक ही हाफ ऑर्बिटल हो। तो इसका मतलब एक स्कैंडियम कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है दूसरों के साथ? इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ डी ऑर्बिटल, वो तो एक ही है, d1 है। अब चलते हैं टाइटेनियम के पास। वंश अगर आपसे पूछूं टाइटेनियम में कितने हाफ डी ऑर्बिटल हैं तो कितने आंसर दोगे आप? सर 2। यस, डी में 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये हुआ कि 2 हाफ डी ऑर्बिटल होंगे क्योंकि पेयरिंग तो हुई नहीं होगी। हंट्स रूल थोड़ी वायलेट करना है बेटा। तो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने का मतलब ये हुआ कि एक टाइटेनियम के पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल का मतलब एक टाइटेनियम दूसरे 2 डिफरेंट टाइटेनियम के साथ 2 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। और बच्चों जितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है उसका मेल्टिंग पॉइंट उसके क्रिस्टल का बढ़ता जाएगा। वैनेडियम 3d3, क्रोमियम, क्रोमियम एक्सेप्शन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5। तो असल में क्या है बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट का फंडा जो अब आप समझ जाएंगे कि सेट जैसे स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं d1 d2 d3 d5, नंबर ऑफ हाफ डी ऑर्बिटल पर मेटल एटम वो इंक्रीज करते जाते हैं। उसके कारण एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग पर मेटल एटम वो बढ़ती जाएगी, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा which is going to increase in the melting point. We have the exception of manganese. This is what we have to remember कि मैग्नीज में है तो D5 लेकिन एक्चुअली इसका साइज का एक फैक्टर होता है कि साइज एकदम से क्रोमियम से मैग्नीज ज्यादा साइज बहुत बढ़ जाता है। तो वो भी एक रीजन रहा है मेल्टिंग पॉइंट को जो इफेक्ट करता है। तो मैग्नीज को तो हम कॉन्सेप्ट से नहीं एक्सेप्शन के कारण याद रखेंगे कि मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम हो जाता है क्रोमियम के विद रिस्पेक्ट, जबकि उसमें भी D5 है। पर ऐसा नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब मैग्नीज के बाद जब हम आयरन पे आए 3d6, अब D6 जब हुआ ना बेटा, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल में जब आप 5 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करोगे 1 2 3 4 5, पांचों में एक एक रख दिया, यानी कि 5 हाफ फिल्ड हो चुके हैं। अब जब आप 6वां इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करोगे D6 में, आप पेयर कर दोगे, पेयरिंग शुरू कर दोगे। जैसे ये देखो ना
1 2 3 4 4 5, ये 5 डी ऑर्बिटल है डी सबशेल के। 1 2 3 4 5, जब तक 5 है तो पांचों डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया। अब जब D6 हो गया तो अब तो आपको पेयरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसके बिना तो गुजारा नहीं है। तो मान लो आपने 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दिया। अब D6 होते सिर्फ क्या हुआ कि भैया नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल फिर से कम होने शुरू हो गए। D6 D7 D8 D9, पेयरिंग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल कम होते गए कम होते गए कम होते गए, और melting point keep on decreasing and decreasing. And I hope so after this discussion you can understand somehow कि ये ऑर्डर किस तरीके से है। एक बार ये मेल्टिंग पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी से कीजिएगा। लिख लिया बेटा? यस सर। हाँ जी, तो लिखो बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखो, राइट ऑन। ये मेल्टिंग पॉइंट आपको याद नहीं करने, ट्रेंड्स को समझने के लिए थे। तो लिखिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलिमेंट, the melting point of an element depends upon its hardness, which in turn depends upon extent of covalent bonding, which in turn depends upon the extent of covalent bonding in its crystal. And as we move across the period, the number of half-filled d orbitals, of each metal keep on increasing. So the extent of covalent bonding in its crystal, so the extent of covalent bonding in the crystal, and hence the melting point keeps on increasing till the chromium. The melting point of manganese
decreases exceptionally due to the abrupt increase in the size. And after the manganese, the melting point start decreasing. As the pairing of सर साइज के बाद दोबारा बता दो। size decrease क्या है, melting point लिखा है abrupt size decreases and क्या लिखा था मेरे को पता नहीं, क्या वहां से कटा यार आपका, मैं भूल जाता हूँ पिछली लाइन। abrupt तो increase जो in अभी आपने size and after the manganese. वंश तुम बोलना बेटा लाइन जो लिखा है। Yes, sir. Abrupt increase in size and after the manganese, the melting point starts decreasing. And the melting point start decreasing as the pairing of d electrons starts taking place. As the pairing of d electrons start taking place. देखिए 3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट जिंक है, मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट टेबल अपने पास रखिए। 3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट जिंक है। 4D सीरीज का लास्ट एलिमेंट आप देख पा रहे कैडमियम है, और 5D का लास्ट एलिमेंट मर्करी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं इन तीनों के बारे में आपको कहना चाहता हूँ, ये जो तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ ऑल। अगर आपको नीट जेईई में पूछा जाए क्यों कम है, तो इसका आंसर रहेंगे बड़ा सिंपल है भैया, क्योंकि भाई बात ऐसे है कि दे हैव D10 कॉन्फ़िगरेशन, जिंक 4s2 3d10। जब D10 हो गया तो हाफ फुल d ऑर्बिटल तो कोई बचा ही नहीं। जब हाफ फुल d ऑर्बिटल ही नहीं है तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे बनाएगा, एक जिंक दूसरे जिंक से, एक कोबाल्ट दूसरे कोबाल्ट के, एक कैडमियम दूसरे कैडमियम से, एक मरकरी दूसरे मरकरी से। इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट्स जो मैंने बोले जो लास्ट में आ रहे हैं अपने अपने पीरियड में, दे आर गोइंग टू बी सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। कारण क्या समझ गए आप, कि इनके क्रिस्टल में मेटालिक बॉन्ड नहीं होगी। तो लिख लीजिए बेटा, जिंक Zn, कैडमियम Cd एंड मरकरी Hg which have D10 configuration, have much relatively low melting point. Because the atoms of these element do not have any half-filled d orbital. Therefore, they cannot have covalent bonding in their crystal, resulting into low melting point. हाँ जी बच्चा, समझ गए निखिल? यस सर। निखिल काम कुछ मुश्किल नहीं है, बस काम करना है बेटा, समझ रहे ना मेरी बात को? यस सर। मुश्किल काम कुछ नहीं है, सिर्फ आज जो मैंने पढ़ा दिया अगर हम ये एटीट्यूड बना लें कि जो टीचर चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, जो उसने पढ़ा दिया है उसको मास्टर किए बिना, रिवाइज किए बिना आज सोने का नहीं है, ठीक है?
रात को बैठ के उसको सर ने जो पढ़ाया है उसको रिकैप करके समझ के फिर ही नींद लेनी है, सोने जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो बेटा फिर चीजें इजी हो जाएंगी। जब अदरवाइज नॉर्मली होता क्या है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, समझ आ गया, उसके बाद वो कहते कल कर लेंगे, देख लेंगे, परसों कर लेंगे, कल कर लेंगे। अब कल करने के चक्कर में वो परसों आ जाता है, और परसों नया लेक्चर आ जाता है, और नए लेक्चर में नई चीज और पुरानी चीज वो वहीं रह गई। धीरे धीरे वो पाइल अप होना शुरू होता है, और पाइल अप होते होते चैप्टर खत्म हो जाता है, और फिर हमारे पास एक ही आंसर है, ये चैप्टर अच्छे से हुआ नहीं। भाई क्यों नहीं हुआ, यही कह रहा है। तो हम सबको बस पाइल अप कोई चीज नहीं होने देनी बेटा। ठीक है, चलिए आगे बेटा, ये क्लियर? यस सर। ठीक है। उसके बाद हम अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस। अगला हेडिंग एटॉमिक रेडियस, देयर एटॉमिक रेडियस। स्कैंडियम 164, टाइटेनियम 147, वनैंडियम 135, क्रोमियम 129, मैग्नीज 137, आयरन 126, कोबाल्ट 125, निकल 125, कॉपर 128, जिंक 137। ये मैंने इनके एटॉमिक रेडियस लिखे हैं आपके सामने। वंस अगेन इन वैल्यूज के ट्रेंड्स को समझने के लिए मैंने एक्चुअल वैल्यूज लिखी, वैल्यूज को याद नहीं करने का। देखो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में जब हम बात करते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। लेकिन 3D सीरीज में ये जो साइज की वेरिएशन है वो ये बड़ी इरेगुलर सी आप देख पा रहे हैं। स्कैंडियम टाइटेनियम कम हुआ, वनैडियम कम, क्रोमियम कम, मैग्नीज तो एक्सेप्शन था, उसी कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट कम होने के बजाय बढ़ गया। आयरन कोबाल्ट निकल का क्रोमियम से कम है, लेकिन अगर आपस में देखा जाए आयरन कोबाल्ट निकल का आपस में लगभग सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम। अब नीट में वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि करेक्ट बताओ एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो भाई ये जो आयरन कोबाल्ट निकल है, इन तीनों को अच्छे से गौर से देख लो, गुस्से से देख लो, गौर से देख लो। आयरन कोबाल्ट निकल का साइज ऑलमोस्ट सेम। निकल के बाद जब कॉपर का गए तो साइज कम नहीं हुआ, बढ़ गया, और जिंक में और बढ़ गया। अब इस ट्रेंड को कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसे ट्रेंड्स आए। ऐसे करते हैं कि इसको हम 3-4 सेक्शन में बांट लेते हैं। जैसे स्कैंडियम से क्रोमियम तक अलग सेक्शन, मैग्नीज का अलग सेक्शन, आयरन से निकल का अलग, और कॉपर से जिंक का अलग सेक्शन बांट लेते हैं। हाँ जी, देखिए बेटा वो कह रहा है ये जो एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज या 4D सीरीज,
अब एक सीरीज है तो पीरियड एक ही है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो तो सेम शेल वैलेंस शेल में ऐड हो रहा है, ठीक है। अब स्कैंडियम से टाइटेनियम पे गए, टाइटेनियम से वैनेडियम पे गए, वैनेडियम से क्रोमियम पे गए। हर स्टेप पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है बाय 1। अब अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है बाय 1, इसके कारण नेक्स्ट एटम क्रिस्टल, एटम के क्रिस्टल में जो एटम होगा उसमें 2 चेंजेस आ रही है हर स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। एक तो विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ता जा रहा होगा, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है बाय 1। और दूसरा डी इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे होंगे, D1, D2, D3, D4, D5, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं और डी इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। अब वैलेंस शेल कौन है? 4s। जो न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, उन प्रोटॉन्स के बढ़ने के कारण जो न्यूक्लियर चार्ज है वो वैलेंस शेल पे अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वैलेंस शेल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन +1 में एक टॉपिक हमने पढ़ा होगा, स्क्रीनिंग फैक्ट, शील्डिंग फैक्ट, कि जो वैलेंस शेल के नीचे वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल को स्क्रीन करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, बचाते हैं, बीच में खुद आ जाते हैं, मतलब स्क्रीन करते हैं। इनके इस फैक्ट को स्क्रीनिंग फैक्ट बोलते हैं, ये +1 में हमने पढ़ा हो। और जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे परफॉर्म पुअर शील्डिंग, दे परफॉर्म पुअर शील्डिंग। इसका मतलब क्या होगा? अगर एटॉमिक नंबर 1 बढ़ा, न्यूक्लियस में तो एक प्रोटॉन बढ़ गया जिसके कारण वैलेंस शेल पे न्यूक्लियस का जो है होल्ड बढ़ने वाला है। लेकिन उस होल्ड को कम करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा स्क्रीनिंग करने के लिए, वो तो निकम्मा डी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन will not be, next added electron will not be able to compensate the increased nuclear charge। इसका मतलब स्कैंडियम से क्रोमियम तक अगर बात कर रहे हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज है जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स के कारण बढ़ रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है ओवर द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे स्कैंडियम से टाइटेनियम जा रहे हैं तो न्यूक्लियस पे, सॉरी वैलेंस शेल पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्योंकि बढ़ती जा रही है, तो वो अट्रैक्शन उस वैलेंस शेल को क्या कर रही है? अपनी तरफ खींच रही होगी। तो सेम शेल अब कॉन्ट्रैक्ट होके छोटा 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 न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास आता जा रहा होगा। तो रिजल्ट साइज लगातार डिक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। मैग्नीज तो एक्सेप्शन है, उसको तो एक्सेप्शन मान के चलते हैं, छोड़ देते हैं। अब जब हम आयरन कोबाल्ट निकल तक पहुंचे, अब क्या सिचुएशन हुई? अब सिचुएशन ऐसी हुई, माना डी इलेक्ट्रॉन निकम्मे हैं लेकिन उनका नंबर अब बढ़ चुका है। निकम्मे हैं पर वो निकम्मे भी काफी हैं, D6, D7, D8। तो जब हमने आयरन कोबाल्ट निकल तक पहुंचे तो हमने देखा एक्सपेरिमेंटली, जो हमारे पास रिजल्ट्स आए, कि इनमें जो न्यूक्लियर चार्ज था जो चार्ज था वो इक्वलाइज हो रहा था, बैलेंस हो रहा था बाय द स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ
कि जैसे जैसे आयरन कोबाल्ट निकल की तरफ, मैग्नीज के बाद आयरन कोबाल्ट निकल की तरफ जा रहे हैं, तो जितना इनवर्ट पुल बढ़ रहा है उसको बचाने वाला फैक्टर भी उतना बढ़ रहा है। इस कारण से साइज जो है इनका ऑलमोस्ट सेम रहा, मतलब कम नहीं हुआ। स्कैंडियम क्रोमियम, कुछ इन किताबों में इन तीनों का 125 125 125 लिखा होता है। एनसीईआरटी ने, जहां तक मेरे को जानकारी है, 126 25 25 ऐसे लिखा होगा। आपके पास है एनसीईआरटी? कैसे इसके पास खुली हुई क्या? यस सर। तो देख सकते हैं कोई इनका एटॉमिक रेडियस अगर लिखा हो क्या उन्होंने? पहले फ्रंट पेज पे लिखा होगा एटॉमिक रेडियस, पहले चार्ट में, फ्रंट पेज पे एक चार्ट दिया होगा। नहीं सर, फ्रंट पेज पे तो नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनका एटॉमिक साइज नंबर है सर इनका। नहीं, और साइज का भी दिया हुआ बेटा, मेटल मेटल 1 पॉजिटिव ऐसे दिया हुआ है, तो ध्यान में दिया होगा। तो इनका साइज जो है ऑलमोस्ट सेम। अब जब हम कॉपर और जिंक पे पहुंच गए, अभी यहां पर क्या हुआ, डी इलेक्ट्रॉन माना है कि वीकर थे, पोर शेडिंग करते हैं, पर उनका नंबर बहुत बढ़ जाता है, D9 D10। मतलब इस सिचुएशन में हम मानते हैं कि इस न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जिसको Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर स्क्रीनिंग फैक्ट इस दोनों केसेस में डोमिनेट करना शुरू कर देता है। यानी कि निकल के बाद जब हम कॉपर पे जाते हैं, निकल के बाद जब हम कॉपर पे जाते हैं, मूव करते हैं, तो स्क्रीनिंग फैक्ट मोर इफेक्टिव हो जाता है एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब अगर स्क्रीनिंग बढ़िया हो गई ओवर द न्यूक्लियर चार्ज, तो स्क्रीनिंग अच्छी होने से वो न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो थोड़ा वीकर बढ़ गया। तो न्यूक्लियस पे जो वैलेंस शेल, न्यूक्लियस का होल्ड अगर वैलेंस शेल पे वीकर हुआ, उसका रिजल्ट क्या होगा कि वैलेंस शेल विल टेंड टू एक्सपैंड। तो निकल से कॉपर जाने पे साइज इंक्रीज, और फर्दर ये प्रोसेस कॉपर से जिंक, अब D10 हो गई, तो साइज जो है बेटा फर्दर इंक्रीज। ठीक है बेटा, ये साइज आप लोगों ने भी लिख ली या नहीं लिख ली बेटा? बच्चों सर लिख लिए? लिखना है सर। साइज भी लिख लीजिए, और जैसे मैंने ब्रैकेट्स बनाई है, जो लिखा है स्क्रीनिंग फैक्ट इक्वल ग्रेटर, वो लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कोडिंग बनाता हूँ। ठीक है। डन सर।
हाँ जी बेटा, लिख लिया? Yes, sir. ओके, सो राइट ऑन। चलो, अच्छा इसमें तो मैंने जो एक्सप्लेन करना था वो तो वही चीज है, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप समझ ही गए होंगे। मैं अब नई फर्दर चीज ऐड जो आपको नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ वो सुनिएगा बेटा ध्यान से। हाँ, वी हैव 3D series, we have 4D series and we have 5D series। साइज की बात हो रही है तो मैं साथ के साथ ही बताना चाहूंगा कि 3D से 4D सीरीज जब जाते हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि साइज इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, जैसे क्योंकि नीचे गए तो साइज तो बढ़ता ही है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए कि 4D सीरीज से 5D सीरीज में जब जाते हैं तो 5D सीरीज के एलिमेंट्स जो हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सेम, कभी कभी कम भी हो जाता है देन द 4D सीरीज। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि 3D से सीरीज से 4D सीरीज, 4D सीरीज से 5D सीरीज जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक साइज है 3D से 4D तो बढ़ता है, लेकिन 4D से 5D जब मूव करते हैं तो साइज जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है बेटा। मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए, मैं इसका डाटा लेके आता हूँ जरा, 1 मिनट वेट। निखिल, निखिल बेटा, यस सर। निखिल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये जो मैंने कॉपी रखी है इस कॉपी को मैंने पर्सनल तौर पे क्या नाम देता हूँ? अगर मैं अपने बेटे से मंगवानी हो तो मैं क्या बोलता हूँ कि वो मेरे नोट्स कहाँ पर है? केमिस्ट्री की नोटबुक। वंश तू बताओ। टेबल वाली। हाँ जी, टेबल वाली नोटबुक है। अच्छा, वंश तुम बताओ। मैं अपने बेटे को क्या बोलता हूँ यार, वो रजिस्टर नहीं मिल रहा हो, क्या बोलता हूँ, कहाँ पर है? क्लासमेट की नोटबुक नहीं, जिस पर रशिया लिखा है। हाँ, मैं उसको बोलता हूँ रशिया कहाँ पर है तो वो समझ जाता है कि कौन सी किताब पापा ढूंढ रहे हैं। ओके, सो रशिया में खोलता हूँ आपके सामने, एक मिनट। एक मिनट। इसमें आप गौर कीजिए, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, आपको ऑब्जर्व हो रहा है बेटा या और जूम करूं? ठीक है सर। हो रहा है ना? यस सर। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप देखिए टाइटेनियम जिरकोनियम, टाइटेनियम जिरकोनियम 1.3 टू 1.45 साइज का डाटा दिया बेटा, और जिरकोनियम हैफोनियम
1.44। देखो बेटा आप नोट करो, टाइटेनियम से जिरकोनियम के साइज बढ़ गया, लेकिन जिरकोनियम से हेफोनियम गए तो बड़ा नहीं, मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट सेम। अगर हुआ है तो कुछ थोड़ा कमी हुआ, लेकिन बराबर माना जा सकता है। वनेडियम, निबोडियम और टेनिशियम तो 1.34 1.34 ऑलमोस्ट सेम या सेम ही निकल। क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, क्रोमियम से मोलिब्डेनम गए साइज बड़ा है, लेकिन मोलिब्डेनम टंगस्टन गए तो साइज ऑलमोस्ट सेम। तो यहाँ पर जो मैंने कहा वो आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट वो एप्लीकेबल हो रहा है कि 3D से 4D गए तो साइज बढ़ता है, और बेटा 4D सीरीज से 5D सीरीज में साइज जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है बेटा, ओके। तो यस सर। ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों होता है कि 4D सीरीज जाके 4D के बाद 5D जाते हैं, तो जब नंबर ऑफ वैलेंस शेल बढ़ गया तो साइज तो बढ़ना चाहिए, तो साइज क्यों नहीं बढ़ा? ठीक है, उतना ही रहा या सेम क्यों हुआ? तो बेटा इसका कारण मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम 4D सीरीज से 5D सीरीज में जाते हैं और प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो जो एटॉमिक नंबर बढ़ा ना जिरकोनियम से हेफोनियम तक, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन तो बढ़ ही गए। लेट 32 एटॉमिक नंबर बढ़ गया, जिरकोनियम से हेफोनियम जाने के लेट 32 एटॉमिक नंबर बढ़ गया। अब 32 अगर एटॉमिक नंबर बढ़ा तो इसका इंटरनल लेवल पे एटम पे क्या इफेक्ट होगा? वो कुछ ऐसे होगा कि जिरकोनियम से हेफोनियम गए, पहला इफेक्ट तो ये वैलेंस शेल नंबर तो बढ़ ही गया, वैलेंस शेल तो बढ़ ही गया, लेकिन जिरकोनियम से हेफोनियम जाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 से बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस में 32 प्रोटॉन बढ़ गए। अगर न्यूक्लियस में 32 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ गए तो आप ये कहेंगे कि सर वैलेंस शेल को स्क्रीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो भी बढ़ गए होंगे ना, जो भी वैलेंस शेल होगा उसके नीचे वाले शेल में इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ गए होंगे। बेटा डिटेल अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आप देखेंगे कि एफोनियम में जो स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एफ 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। एफ इलेक्ट्रॉन निकम्मे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते शील्डिंग वाइज, महा निकम्मे होते, दे परफॉर्म एक्सट्रीम पावर शील्डिंग, दे परफॉर्म एक्सट्रीम पावर शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि उनका होना ना होने के बराबर ही हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 32 एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियस में तो 32 प्रोटॉन बढ़ ही गए, लेकिन उसको बचाने के लिए जो 32 इलेक्ट्रॉन बढ़े उनमें तो ज्यादातर तो इलेक्ट्रॉन निकम्मे। ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल ये हुआ कि न्यूक्लियस का वैलेंस शेल पे होल्ड बड़ा स्ट्रांग हो गया। उससे क्या हुआ? उससे बेटा ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा लेवल पे हो गई। और बेटा इस कॉन्ट्रैक्शन को मैं अलग से नोट्स में लिखाऊंगा, लेकिन वी कॉल दैट कॉन्ट्रैक्शन टू बी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं जो एफ इलेक्ट्रॉन्स की का पूर्व शील्डिंग के कारण ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई और 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज 4D के बराबर हो गया। दैट पर्टिकुलर फिनोमेना हैज बीन गिवन द नेम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनाइड्स में होती है, तो वी कॉल इट टू बी लेंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो साइज जो है वो इसमें डिक्रीज कर जाता है। अब जो बच्चे आप में सीरियस हैं, वाकई सीरियस है नीट और जेई को लेके, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ चीजें इतनी इजी नहीं है, बड़ी तपस्या है निखिल, बहुत तपस्या है, बहुत मेहनत है। कैसे मेहनत है? क्यों नहीं लोगों के रैंक आते, और क्यों कुछ लोगों के रैंक आ जाते हैं, क्यों कुछ लोग वो बच्चे रैंक ले लेते हैं जो कहते हैं कि हम 14 घंटे पढ़ते थे, हम 12 घंटे पढ़ते थे, तब हमारा रैंक आया। अगर निखिल आप मेरे से पूछे सर वो इतना करते क्या है, वो करते क्या ऐसा, हाँ जी, कि उनके रैंक
मेहनत तो टाइम में किया क्या उन्होंने एक्स्ट्रा इतना। तो वन ऑफ द एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको बोला 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। अब नीट में क्या होगा, मैं तो वही एनसीईआरटी में जो लिखा वही कर रहा हूँ ना, और एनसीईआरटी और नीट बहुत शरारती है, वो करेगी वही जो एनसीईआरटी में लिखा, लेकिन वो डाल देगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द साइज, ठीक है। अब आप सोचिए मेहनत का क्या मतलब होता है, कि कब कैसे मेहनत करनी होती है। आप देखिए, आपने निकल के बाद कौन है पैलेडियम, पैलेडियम के बाद कौन है प्लेटिनम। लेट बच्चों आप सोचो कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, क्यों, आपका दिल से मन ही नहीं लेट नीट और जेई करने का, टॉप रैंक प्रोड्यूस करने का, तो आपने इतना गौर से नजरें डाली नहीं। मैंने तो आपको पढ़ा दिया कि 40 सीरीज और 5D सीरीज का ऑलमोस्ट सेम है, साइज है। अब नीट वाले ने क्या किया, नीट वाले ने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग टू एलिमेंट है द सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम साइज। 4 ऑप्शन दे दी, एक ऑप्शन आ गई प्लेटिनम एंड लेट, प्लेटिनम एंड लेट। भैया आप तो इतना ही मेहनत करके चले गए जितना मनीष सर ने पढ़ाया कि 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज सेम होता है, और उसका रीजन कर दिया। इतनी मदद तो आपके स्कूल में हो जाएगी, अच्छे नंबर आ जाएंगे। पर नीट में क्या करोगे, नीट में वो इतने बेवकूफ थोड़ी है। आपसे ये पूछेंगे कि इनमें से कौन से 2 एलिमेंट है जिनका एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम। आंसर जैसे 4 ऑप्शन दे दी, मैं लेट एग्जांपल दे रहा हूँ, एक प्लेटिनम और पैलेडियम दे दी, या उन्होंने जिरकोनियम हेफोनियम, यहाँ से 2 कोई उठा के डाल दिए। भैया मेहनत की होगी तभी तो आपको पता होगा, तभी तो आपको पता होगा टाइटेनियम जिरकोनियम हेफोनियम होता है, ये सब तभी तो पता होगा। कॉपर सिल्वर गोल्ड होता है, ठीक है बेटा। अगर आपने मेहनत ही नहीं की, ठीक है बेटा, नहीं मेहनत की, तो कुछ भी नहीं होगा। बात ऐसे ही है, सिंपल सी बात है कि लोहा है लोहा, उस लोहे से आपको औजार बनाना है, उसको रगड़ना पड़ेगा। ये कहते हैं लोग, ये कहते नहीं, ये सच्चाई ही यही है, ये सच्चाई ही यही है। अभी आप सुनिए, जैसे मैंने आपको नीट में बोल दिया, सॉरी अभी पढ़ाया आज, कि अपना साइज की जब बात कर रहे थे कि निकल के बाद कॉपर का बढ़ जाएगा, जिंक का बढ़ जाएगा। आपको याद होगा मैंने अभी किया था कि आयरन को बाद निकल का ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ कुछ वैल्यूज और लिखी, इसके यूनिट्स कुछ और होंगे ना बेटा, ठीक है, लेकिन ट्रेंड्स वही है। निकल के बाद कॉपर का बढ़ गया, कॉपर के बाद जिंक का बढ़ गया, आपने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा कंपेयर द साइज, ठीक है बेटा, साइज पूछ रहा है, और पैलेडियम और सिल्वर का बोल दिया, पैलेडियम और सिल्वर का साइज पूछ लिया। आपने तो सिर्फ उतना ही किया जितना मैंने किया, उससे ज्यादा तो आपने गौर किया नहीं। क्यों, अच्छा कल को आप मेरे को वर्कआउट भी नहीं कर सकते, कह भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास, मैंने तो आपको बोला कि बच्चा, आपको कहेगा सर मेरे को आपने पढ़ाया नहीं, तो मैंने कहूंगा आपको भैया मैंने आपको कहा था जैसे 3D सीरीज के ट्रेंड है वैसे 4D सीरीज के ट्रेंड है, मैंने बोला था आपको। निकल के बाद कॉपर का बढ़ता है, कॉपर से ज्यादा जिंक का हो जाता है। पैलेडियम के बाद सिल्वर का बढ़ता है, सिल्वर के बाद कैडमियम का और ज्यादा हो जाता है। नाव्या मेरी बात समझ रहे बेटा, आपको मेरी बात समझ में आ रही है आप। यस सर। मतलब काम यही है कि आप अपना फ्यूचर, कितने बड़े मोटे मोटे पैकेजेस लेना चाहते हो, कितनी रेपुटेशन बनाना चाहते हो, उसके लिए अपने आप को अभी, ये जो सवाल साल साल है आपके पास, कितना पागल बनाते हो, कितना मेहनत करते हो, उसके ऊपर बेटा डिपेंड करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मेरी एक स्टूडेंट थी बच्चों, अभी मेरे को याद आया, वो स्टूडेंट के बारे बताता हूँ आपको। आपने सुना ना लैंडमार्क हॉस्पिटल बेटा, 33 में किसी ने नाम सुना बेटा, लैंडमार्क 33 में, नाव्या सुना आपने बेटा? यस सर। मैंने शायद ये बात आपको पहले भी बताई होगी, मेरे को लग रहा है, तो याद आ रहा है, मैंने पहले बताई थी। एक लड़की थी
लैंडमार्क हॉस्पिटल के ऑनर की बिटिया थी, जैस्मिन उसका नाम, जैस्मिन। तो बच्चों उससे बड़ा अच्छा नीट में टॉप रैंक प्रोड्यूस किया था। तो उसकी स्पेशल चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब लैंडमार्क हॉस्पिटल के डॉक्टर मालिक की बेटी, बच्चों वो मेरे पास जब भी आती थी ना पढ़ने के लिए, वो रोज ही एक ही कलर का सेम लोअर, जो पजामा सा होता है जो लड़कियां घर में डाल लेती ना, मम्मी पापा के साथ बैठी होती हैं, वो डाल के आती थी। और उसको सेम ही होता था। और उसको पता है सर मेरे को मेरे बड़े की तरह है, मेरे फादर की तरह मेरे को बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं। मैं भी वाकई उसको बच्ची की तरह ऐसे सबको करता हूँ। तो बोल देता था जो भी मन में आता अपनी बिटिया समझ के। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा जैस्मिन एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या सर? मैं कहा जास्मिन मैं देख रहा हूँ तो 10 दिन से तूने ड्रेस ही चेंज नहीं की, तो रोज ही ये लोअर डाल के आ जाती। वो कहती ओ सर आज फिर मैं भूल गई, फिर मैं ये डाल आई हूँ। फिर सेम। मतलब क्या था बेटा, वो अपने नॉलेज गैदर करने में इतना बिजी थी, इतना बिजी थी कि उसको इतनी धुन थी कि मेरे को कोई चीज मिस ना हो जाए, कि हम इसमें कुछ चीज मिस ना हो जाए। उसको कुछ नहीं पता था कि मैंने कपड़े क्या डाले हुए हैं, क्या है कैसे है। मतलब बिल्कुल ऐसी ही जल्दी सी बनी होती थी। और आज आज जब मेरे को मिलती है देखिए, तो आज मेरे को ऐसा लगता है उसने अपने को ऐसा मॉडिफाई कर लिया। ठीक है यार, बच्चे को हर कुछ करना चाहिए, पढ़ने के टाइम पढ़ना भी चाहिए और उसके बाद समय के साथ चलना भी चाहिए। आज मेरे को लगता है वही लड़की, आज मेरे को ऐसा लगता है वो बिल्कुल फैशनेबल मॉडल, बिल्कुल अपने आप को उसने मेंटेन किया हुआ है। ठीक है भैया, हर किसी को हक है। तो सक्सेस इस तरीके से मिलती है। आपको ये चीजें इतनी गौर से देखनी होगी। ठीक है बेटा। अच्छा वंश, एक चीज नोट करो बेटा, यहाँ पर आप देखो कि मैंने आपको बोला कि 3D से 4D जाते साइज बढ़ता है, 4D से 5D जाता है साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। वंश मैंने ये बोला बेटा? Yes. वंश गौर करो एक जगह पे, कौन सी सीरीज पे? स्कैंडियम वाली सीरीज पे गौर करो। स्कैंडियम, विट्रियम, लेंथेनम। नोट करो इसमें क्या कुछ हटके है? So size increase हो रहा है. यस, साइज इंक्रीज हो रहा है। वंश यही है जे, मतलब बहुत गौर से एक एक चीज आपको पता होना, ये आपको उससे पता होना और आपके टीचर को भी पता होना। अब यहाँ पर स्कैंड्रियम, विट्रियम एंड लेंथेनम, ये जो सीरीज है इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि 4D से 5D जा रहे हैं जो साइज कम हो जाए या उतना रहे। अच्छा ठीक ठाक साइज इंक्रीमेंट हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब विट्रियम से लेंथेनम जाते हैं ना बेटा, लेंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें एफ इलेक्ट्रॉन्स आते ही नहीं है और वो वेरी पुअर शील्डिंग का इफेक्ट, सो कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट, वो इस पर्टिकुलर सीरीज में वर्क ही नहीं करता। यानी कि ये जो सीरीज है थर्ड ग्रुप की, ये बाकी डी ब्लॉक की जो सीरीज है उसके हटके हो गई, कि यहाँ पर वो वर्ड एप्लीकेबल नहीं होंगे कि 4D से 5D जाते हैं साइज कम या बराबर। यहाँ एक नॉर्मल साइज का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि लेंथेनम का एटॉमिक नंबर जो है आई थिंक 57 है। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन करें तो एफ इलेक्ट्रॉन की एंट्री नहीं हो रही, ओवर शील्डिंग वो सब कुछ नहीं हो रहा। तो पोर शील्डिंग नहीं हो रही तो इतना लेवल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, तो साइज में चेंजेस नहीं आती। आई होप सो आप लोगों ने समझा कि नीट क्या है और एनसीईआरटी क्या है। अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो तो या आप इस तरीके से पढ़ो तो आप मैक्सिमम एनसीईआरटी ही कर रहे हो।
अगर आप बिल्कुल गौर से कर रहे हो, बिल्कुल गौर से कर रहे हो एक एक चीज को, तो फिर आप लोग छोटी छोटी चीजों कर रहे हो, तो फिर आप जेई के लिए, नीट के लिए अच्छा रैंक के लिए जा रहे हैं। तो लिख लीजिए जरा, इसके बारे में आपको लिखा दो, राइट डाउन। द atomic radius of the elements of 4D series is higher than that of 3D series, but the elements of 4D series and 5D series have almost same size due to very poor shielding performed by the F electrons, which result into abrupt increase in the nuclear hold on the valence shell, which results into the contraction of the valence shell, and that's why element of the 5D series become of the almost of same size, as that of zirconium, but this trend does not happen among the elements of the third group, that is आप बेटा ये लिख लो, रेडियस ऑफ लेंथेनम LA, उसकी वैल्यू लिख लो, ग्रेटर देन रेडियस ऑफ विट्रियम Y, उसकी वैल्यू लिख लो, ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्कैंडियम, रेडियस लिख लोगे बेटा, समझ गए वंश मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. हाँ जी, लिख लिया बेटा? Yes, sir. लिख लीजिए, here in lanthanum lanthanide contraction does not take place. Here in lanthanum lanthanide contraction does not take place. That's why there is increase in the size on moving from 4D series to 5D series in this group. लिख लिया बेटा? Sir, repeat कर देना एक बारी. Increase in size from. Vetrium 4D series to 5D series in the third group, in this group कह लो, or in the third group.
हाँ जी, कर लिया बेटा। Yes, sir. रशिया को बंद कर दूं? निखिल, बट रशिया बंद कर दूं? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका रिगार्डिंग द साइज, ठीक है, डी ब्लॉक का। अब उसके बाद हेडिंग दीजिए नेक्स्ट, रिएक्टिविटी। हेडिंग दीजिए रिएक्टिविटी। नाव्या, वॉइस सुन पा रहे हैं? यस सर। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं, जिनको आज हमने शुरू किया पढ़ना, ये मोर एक्टिव है या लेस एक्टिव है, योर व्यू? सर लेस रिएक्टिव। आर यू श्योर? मतलब सब ठीक ही है, मतलब ज्यादा नहीं। मतलब ज्यादा नहीं, मतलब थोड़े बहुत तो हैं। हाँ जी सर। ठीक है, ओके। पायल, तुम क्या कहती हो, तुम्हारा व्यू? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कम या ज्यादा, या ठीक? क्या, सर कम है। क्यों लगा आपको कम? कैसे मन में आया कम? सर कोवलेंट बॉन्ड है। हाँ, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। बेटा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं, देखो जब कोवलेंट बॉन्डिंग का आपने आंसर दिया वो तब हम बात कर रहे हैं जब मेल्टिंग पॉइंट वगैरह की बात कर रहे हो, यहाँ तो रिएक्शन करने की बात हो रही है किसी के साथ, ठीक है। तो आपका ये आंसर कि ये लेस एक्टिव है, मोर एक्टिव है, ठीक ठाक, तो इसमें आपका ये आंसर ठीक है कि दे आर वेरी मच लेस एक्टिव। जैसे नाव्या ने कहा ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक हम लोग कर भी लेते हैं, मैं नाव्या से एग्री नहीं करता। नाव्या, अगर ऐसा हो, ठीक है, कि वो ठीक ठाक रिएक्टिव हो, इसका मतलब रिएक्शन हो ही जाता हो, हाँ तो जी सोच, सर। तो सोचो ना कि तुम्हारे पापा ने तुमको कोई ले दिया, ज्वेलरी का सामान ले दिया, ठीक है, लाइक गोल्ड की चीज डाल दी, ले दी, रिंग वगैरह कुछ भी, वट एवर इट इज, कोई सिल्वर की चीज डाल दी, पायल वगैरह जो लड़कियां डालती हैं, हाँ जी। तो ये सब चीजें अगर एक्टिव होती फिर तो क्या होता, तुम्हारे पापा ने भी तुमको मान लो 10 ग्राम या 20 ग्राम की कोई चीज डाल दी, वो धीरे धीरे रिएक्शन करके 2 महीने बाद पता लगा ये तो 3 ग्राम की रह गई, और बाकी तो रिएक्ट करके उड़ गई। क्या ख्याल है? हाँ जी सर, मेरा मतलब था कि मतलब बहुत ही कम रिएक्ट, मतलब कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं, पर नहीं, हाँ तो बहुत कम, मतलब एक्सट्रीमली लेस बोलेंगे इसको, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाए अगर कि ये एलिमेंट्स इतने लेस रिएक्टिव होते हैं, क्यों होते हैं, क्या कारण है? अगर हम पूछा जाए, स्कूल में पूछा जाए, नीट जेई में पूछा जाए, तो हम इसका आंसर जो देंगे, सबसे पहले कहेंगे कि उनकी सब्लिमेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो हमने नोट की। क्योंकि देखो, मैंने +1 में आप लोगों को जब टॉपिक पढ़ाया था आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तब बच्चों मैंने आपको टीच किया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है या लॉस करता है, वो गैसीय स्टेट में करता है, पहले उसको गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना ही होगा। उसके लिए अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो पहले उसको हम गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, फॉर दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज द सब्लिमेशन एनर्जी। मतलब 1 मोल ऑफ सॉलिड को उसकी गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी। तो इनकी सब्लिमेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई है। अगर इतनी एनर्जी ना हो अवेलेबल सराउंडिंग में, तो ये तो सॉलिड से गैस ही नहीं बनेंगे, तो फिर गैस नहीं होने के तो आगे आगे गाड़ी कैसे चलेगी? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर गैसेस कन्वर्ट हो भी गए बेटा, इनकी जो आयनेशन एनर्जी की वैल्यू है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जितनी एनर्जी की ये डिमांड करते हैं, वो वैल्यू भी बहुत हाई है बेटा। दोनों चीजों को अगर क्लब कर दें कि सब्लिमेशन एनर्जी भी बहुत हाई, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत हाई, तो दोनों चीजों को बेटा ऐड कर दिया जाए, तो व्हाट आई मीन टू से, ओवरऑल एनर्जी रिक्वायर्ड
इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए बहुत हाई। भैया इतनी एनर्जी तो अवेलेबल नहीं है। जब इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? तो बेटा कुछ ऐसे होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है लॉस ही नहीं करेंगे। जब लॉस ही नहीं करेंगे तो रिएक्शन कहां से करेंगे? सो व्हाट आई मीन टू से कि दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि जो इन एलिमेंट्स के डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड है, हमसे पूछा जाएगा नीट जेई में कि कौन सा कंपाउंड मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, या कौन सा आयनिक नेचर का है, कौन सा कोवलेंट नेचर का है। तो बेटा उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हम क्या करेंगे। हम वो एलिमेंट से जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा ना कंपाउंड में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। अगर तो ऑक्सीडेशन नंबर कम आ रहा है, 2 या 4 तक कुछ आ रहा है, तो वो कंपाउंड को हम आयनिक का मानेंगे। और अगर 4 से ज्यादा की तरफ बढ़ गए, 5 ऐसे 6 7 कुछ ऐसे आ रहा है, तो वो कंपाउंड को कोवलेंट कैरेक्टर मानेंगे। जैसे कि यू हैव पर मैग्नेटाइन MnO4 1 नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि यू हैव MnCl2। अब आपसे पूछा जाएगा कि विच इज ऑफ कोवलेंट नेचर, विच इज ऑफ आयनिक नेचर। ऐसे क्वेश्चन अगर नीट में पूछा जाए, स्कूल में पूछा जाए, तो सिंपल आपने ऑक्सीडेशन नंबर पहले चेकआउट करना है। लेट एक मैग्नीज का जिसका निकालना है, लेट एक्स, एक ऑक्सीजन का -2 इंटू 4, नेट इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू सॉल्व करके आ गया +7। अब MnCl2 में करें, जिसका निकालना है मैग्नीज का, लेट एक्स, एक क्लोरीन का -1 इंटू कितने, 2 क्लोरीन, नेट चार्ज इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। इसका मतलब MnCl2 को हम आयनिक नेचर का कंपाउंड मानेंगे और परमैंगनेट आयन को हम कोवलेंट नेचर का इंटरनल कंपाउंड मान के चलेंगे। तो हेडिंग आप लोग दे चुके हो, रिएक्टिविटी लिख लियो बेटा। Yes, sir. ओके, सो राइट डाउन, ऑन अकाउंट ऑफ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी and high sublimation energy, high ionization energy and high sublimation energy, these elements have much less tendency to react हाँ जी लिख लिया बेटा, मच लेस टेंडेंसी टू रिएक्ट। आगे लिखिए, their compounds are generally of ionic nature, in their low valence state and are of covalent nature in their high valence state. For example, manganese dichloride MnCl2 is of ionic nature. MnCl2 is of ionic nature, whereas permanganate ion, where manganese has +7 oxidation state,
plus 7 oxidation state are of covalent nature. सर whereas permanganate ion की आगे रिपीट कर देना एक बार। Permanganate ion where manganese has plus 7 oxidation state are of covalent nature. Are of covalent nature. हाँ जी, लिख लिया बेटा। यस सर। अगली मैं पॉइंट क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 2 पॉइंट्स मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं बच्चों आपको कि जब भी कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ना, जैसे मैग्नीज इसमें है +7 में, तो एक चीज याद रखिएगा, मैग्नीज जिन एलिमेंट्स के साथ जुड़ा होगा ना वो छोटे साइज के होंगे। लाइक कौन? लाइक ऑक्सीजन हो सकता है, छोटे साइज का है। लाइक फ्लोरीन हो सकता है, छोटे साइज का है। बड़े बड़े स्पीशीज के साथ मैग्नीज इस फॉर्म में कभी नहीं हो। 2p सीरीज के एलिमेंट, वो जो अनाइन होगा, जो स्पीशीज होगा सराउंडिंग अटैच एट जो मैग्नीज होगा, वो छोटे साइज का होगा। स्पेशली फ्लोरीन और ऑक्सीजन। जनरली जब भी कोई मैग्नीज या कोई एलिमेंट हायर ऑक्सीजन स्टेट में है ना, तो उसके जो पड़ोसी होंगे वो छोटे छोटे साइज के होंगे, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन। पहला पॉइंट तो ये बताना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा वो ये बनेगा, आपको ना डी ब्लॉक एलिमेंट के 3-4 कंपाउंड दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक, ऐसे दे दिए जाएंगे। जैसे MnCl2 दे दिया गया, ठीक है, और आपको MnO2 दे दिया गया, ठीक है बेटा। जैसे आपको MnO41 नेगेटिव दे दिया गया, तो आपको कहा गया कि इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताओ कि इनमें से कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक है, उससे कम कौन, उससे कम है, या मोस्ट एसिडिक या लीस्ट एसिडिक। ऐसा क्वेश्चन नीट जेईई में बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का मैं अगर आपको आंसर दूं तो मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जनरली यहाँ पर हम ये प्रिंसिपल लगाएंगे कि हम सेंट्रल मेटल एटम की, क्योंकि इस मैं जो एग्जांपल अभी ले रहा हूँ फॉर योर नॉलेज मैग्नीज ले रहा हूँ, कोई और भी हो सकता है, चलेगा। करना क्या है, आपको सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर चेकआउट करनी है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके जिस केस में सेंट्रल मेटल का सबसे ज्यादा आया, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड, और जिसका सबसे कम आया वो सबसे कम है बेटा। ठीक है बेटा। तो जैसे इसमें मैंने 3 एग्जांपल ले लूं, इसमें मैग्नीज का +4 आ रहा है, इसमें मैग्नीज का +7 आ रहा है, इसमें मैग्नीज का +2 आ रहा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कहूंगा तो मैं ये बोल दूंगा, सबसे कम बोलूंगा तो वो +2 वाले बोल दूंगा। ठीक है बेटा। निखिल मेरी बात समझ रहे हैं आप? सर उसका लीव हो गया, पापा की कॉल आ गई थी। अच्छा, तो अगला पैरे से लिखिए, राइट डाउन। उसी के साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लिखिए द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट of the transition metals are found in their compound. The highest oxidation state of the transition metals are found in their compound with fluorine and oxygen due to their small size. And with the increase in the oxidation number, and with the increase in the oxidation number, the acidic character of their oxides and chlorides, the acidic character of their oxides and chlorides
will increase. हाँ जी बेटा, लिख लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, कलर। हेडिंग दे दी कलर। Yes, sir. बच्चों जब हम कलर की बात करते हैं, अगर किसी भी स्पीशीज को कलर शो करना है तो उसमें जरूरी है कि कुछ ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन जो है हाफ फिल्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी शेल से अपर एनर्जी शेल में चाहे वहां अपने आप को अनस्टेबल महसूस करे और कुछ रेडिएशन अपने में से रिलीज करे। जो अपने में से रेडिएशन रिलीज करेगा, ठीक है, उस रेडिएशन की कुछ वेवलेंथ होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको कुछ कलर दिखाई देगा। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जरूरी है, उसके बिना तो कलर नहीं होगा। और ये जो डी ब्लॉक है, एलिमेंट्स के जो कंपाउंड है ना, उनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, जिसको मैं डिटेल में दूसरे चैप्टर में टीच करूंगा। और वो नाम पर्टिकुलर जो दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को, वही कॉल इट टू बी डी डी ट्रांजिशन, D-D, we call it to be D-D ट्रांजिशन। D-D ट्रांजिशन क्या है, असल में क्या होता है, ज्यादा डिटेल नहीं बढ़ाऊंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन डी लोअर डी से अपर डी में चले जाता है, मतलब कम एनर्जी वाले डी ऑर्बिटर से ज्यादा एनर्जी वाले डी में जाता है। डिटेल डिस्कशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड +2 में हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ा हिंट ही दे रहा हूँ उसके बारे में। तो वो जब डी ट्रांजिशन होती है तो वो कंपाउंड कलर शो करता है। ठीक है बेटा। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ आयंस के कलर के नाम बताऊंगा, वो आपको याद भी करने होंगे। तो लिख लीजिए, हेडिंग दे चुके हो आप, कलर, राइट डाउन। निखिल वापस आया कि नहीं अभी तक? पायल, निखिल रिज्वाइन कर चुका है? साइन कर रहा हूँ, एक मिनट सर। ओके। तो कलर, हाँ जी लिखिए बेटा। द आयंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, the ions of D block element are colored due to the DD transition taking place in them. Due to the DD transition taking place in them. अगली लाइन जो लिखाने जा रहा हूं समझ कम आएगी, लेकिन कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा बेटा ध्यान से। There are some compounds of alkali metals. There are some compounds of alkali metals like KMnO4, KMnO4 called potassium permanganate, KMnO4। और KMnO4 का नाम क्या होता है? पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट। और पोटाशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट। There are some compounds of alkali metal like KMnO4 or like K2Cr2O7, that is potassium dichromate. They are colored. They are colored, मतलब वो कलर तो है, but not due to the DD transition phenomena. They are colored, but not due to DD transition phenomena, but instead they are colored due to charge
transfer spectra. Charge transfer spectra from ligand to metal. From ligand to ligand, Ligand, ligand to metal. बच्चों चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, ज्यादा ये तो हायर स्टडी में है, बीएससी एमएससी में है, पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है वो एग्जामिनर ना नीट में जेई में कभी पूछ लेता है कि दिस इज कलर ड्यू टू व्हाट, ठीक है, विच फिनोमेना। तो आपको मैं बता रहा हूं इसका आंसर है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा फ्रॉम लाइगेंड टू मेटल, ठीक है। उसके बाद कुछ एक आयंस है, उनके मैं कलर आपको बताने जा रहा हूं जो आपको याद होने चाहिए। तो लिखिए बेटा, सबसे पहले कॉपर 2 पॉजिटिव है, ब्लू कलर। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, CO, पिंक रेड कलर। आयरन 2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, ग्रीन कलर। Fe3 पॉजिटिव, येलो कलर। निकल 2 पॉजिटिव, ग्रीन कलर। मैग्नीज 2 पॉजिटिव, पिंक कलर। लिख लिया बेटा? Yes, sir. ओके, आज के टॉपिक में लास्ट में मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा आज का लेक्चर ओवर करने से पहले। आपको पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एक आपके पास कॉपर +1 का एक्वस सॉल्यूशन है और एक आपके पास कॉपर +2 का एक्वस सॉल्यूशन है। आपसे पूछा जाएगा कि कॉपर +1 और कॉपर +2 के एक्वस सॉल्यूशन में मोस्ट स्टेबल कौन होगा, ठीक है। इसको समझने से पहले हम कॉपर की बात करते हैं। कॉपर बेटा, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, एंड में आता है, लास्ट में आता है 4s1 3d10, 4s1 3d10। अगर मैं 3d10 निकला था, तो अगर मैं कॉपर +1 की बात करूं तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। कहां से निकलेगा, 3d से या 4s से? भैया 3d से नहीं लिखना, 4s। वैलेंस शेल तो 4s है, तो 4 लिखा पहले है, पर है तो वैलेंस शेल 4 थी, तो 4 में से निकलेगा। तो कॉपर 1 की कॉन्फ़िगरेशन बेटा 3d10। कॉपर 2, इसका मतलब एक तो 4s से निकल गया, अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3d से निकल गया, 3d9। अब बच्चा आप लोगों से नीट में ही पूछा जाएगा स्टेबिलिटी, कॉपर 1 कॉपर 2। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं कॉपर +1 को मोर स्टेबल मान के आंसर लगाएंगे, लेकिन बेटा आपको बताना चाहता हूं इसका आंसर ये होगा कि कॉपर 2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर 1। उसका कारण ये है कि कॉपर +2 के ऊपर चार्ज का फैक्टर कॉपर +1 से ज्यादा। कॉपर 2 पॉजिटिव का साइज छोटा कॉपर +1 से, इसका मतलब चार्ज भी ज्यादा है, साइज भी छोटा है। उसका कारण फर्क क्या पड़ेगा, सिस्टम में पानी होगा ना, पानी, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इन आयंस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रेशन होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और कॉपर 2 पॉजिटिव का चार्ज ज्यादा होने के कारण, साइज छोटा होने के कारण, जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगी वो कॉपर 2 पॉजिटिव की प्रैक्टिकली ज्यादा होगी, जिसके कारण हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा और एनर्जी रिलीज ज्यादा। इस कारण से कॉपर 2 पॉजिटिव का जो सिस्टम होगा वो कॉपर 1 के साथ इकोसिस्टम कंपेयर करें तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो लिख लीजिए बेटा, रेड डाउन, आउट ऑफ द aqueous solution of copper +1 and copper +2,
the aqueous solution of copper plus 2 will be more stable because although copper plus 1 has more stable 3d10 configuration, but still the aqueous solution of copper 2 positive ion, due to its high charge and small size, will have high degree of hydration. Which will make aqueous solution of copper 2 positive ion to be more stable than copper 1. ठीक है बच्चों, समझ गए? Yes, sir. इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं बच्चों, इस चैप्टर को फॉलो करते समय आप लोग एनसीईआरटी का प्रयोग मिनिमम करें इस पर्टिकुलर इस चैप्टर। आगे पीछे तो मैं कभी मना नहीं करता आपको, लेकिन मेरी सजेशन ये आपको रहेगी कि इस चैप्टर को आप थोड़ा सा एनसीईआरटी को जितना कम हो सके वो कीजिएगा। कारण सिर्फ ये है कि एनसीईआरटी में इसकी जो चीजों को लैंग्वेज है बहुत टफ दी हुई है। मैंने एज ए टीचर चीजों को जितना कॉन्सेप्ट वाइज समझाने की कोशिश की है आपको, कि आपको लगे कि सर ने स्टार्टिंग में कहा था चैप्टर बोरिंग है, वाकई बोरिंग है, पर मेरी कोशिश है कि मैं शायद आपको थोड़ा सी चीजों को समझा सकूं। एनसीईआरटी को जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका इफेक्ट ये होगा कि जो मैंने आपको समझाया है एक स्टेप बाय स्टेप टेक्निक के साथ, वो भी आप भूल जाएंगे, आपको लगे आता नहीं है, तो सब गड़बड़ हो जाएगी, मेरी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। तो इस कारण से आपको जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आप उसी पे स्टिक रहिए, उसी को बार बार पढ़िए बेटा। इस चैप्टर के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है बच्चों? राइट? Yes, sir. Yes, चलो, sir. ओके बेटा, बाय फॉर टुडे टू एवरीवन। Thank you, sir. बाय टू एवरीवन। सर